नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त मुल्क में, देश में जो हालात है उसको लेकर गहरी चिंताएं हैं। जहां कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या देश इस वक्त एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से वापस लौटना मुश्किल है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं गृह युद्ध के हालात तो नहीं बन रहे, माहौल तो नहीं बन रहा है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कहीं हिंसा दिखाई पड़ती है, कहीं नफरत का वातावरण दिखाई पड़ता है और कहीं एक तरफा कार्रवाई की बातें होती हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से रामनवमी के मसले पर एक साथ देश के 7 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई, दंगे जैसे हालात पैदा हुए और दंगे हुए, वो वाकई में हमको और आपको और एक आम नागरिक को बहुत चिंता में डाल देता है। हमने सोचा कि आखिर देश में इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि पवन के वर्मा जी से बेहतर इस पर कोई बात नहीं कर सकता, और उसके अपने कारण है। पवन वर्मा जी न केवल एक राजनीतिक दल के वाइस प्रेसिडेंट यानी तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, बल्कि उनका परिचय इससे ज्यादा है। वो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे और दर्जन भर किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये वो किताबें हैं जो हमें भारत की संस्कृति से जोड़ती हैं। उन्होंने कृष्ण पे किताब लिखी है, उन्होंने भगवान राम को समझने की कोशिश की है, उन्होंने मिर्जा गालिब की जीवनी लिखी है, और इसके साथ साथ वात्स्यायन के कामसूत्र पर उनकी टिप्पणी है। गुलजार, कैफी आदमी, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का अनुवाद किया है। चाणक्य को समझने की कोशिश की, चाणक्य इन न्यू मैनिफेस्टो करके। फिर इसके साथ साथ अभी हाल में उनकी 2 किताबें, बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है। एक है आदि शंकराचार्य और दूसरी ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ एक चीज और बता दें कि भारत को समझने के लिए ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नाम की बेस्टसेलर किताब भी आई थी। तो पवन वर्मा जी से बेहतर शायद आज के हालात पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। इसलिए पवन वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये जो कुछ रामनवमी के मौके पर आपने देखा, आपका की पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी को ही शायद, और बीजेपी से जुड़े जो संघ परिवार के संगठन हैं, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि जो चिंगारी उन्होंने केवल तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए लगाई, वो भड़क करके एक ऐसी आग भी हो सकती है जिसमें हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारे कानून, हमारी नियति और हमारा संविधान भी भस्म हो सकता है। मैं इस बात को एक बड़े भारी अफसोस के साथ कहता हूं कि कुछ हद तक सारी राजनीतिक पार्टियों ने धर्म का अवैध इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया है। पहले एक राजनीति थी आशुतोष, जी। जिसके बारे में मैंने आलोचना की है, जहां कुछ समुदायों का तुष्टिकरण की नीति के तहत, जिसको अंग्रेजी में माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूं वो गलत हुआ। आज भी मैं ये मानने को तैयार हूं कि ऐसे कई विषय हैं, कई मुद्दे हैं जिसपे हिंदू समुदाय सुधार चाहता है, शायद न्याय चाहता है, और आज के पहले अतीत में जो कुछ गलतियां तुष्टिकरण या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए की गई थी, उससे एक करेक्टिव चाहता है। ये बात समझ आती है, पर इसको एक जरिया बनाकर जिस तरह से बीजेपी और संघ परिवार, अफसोस की बात है, इससे जो जिस तरह की आज वो राजनीति चला रहा है, जिसमें धर्म का दुरुपयोग, हिंदू धर्म का तिरस्कृत होना और घृणा, हिंसा और द्वेष की राजनीति को इस कदर बढ़ावा देना कि चुनाव आप भले जीत भी जाएं, देश को जो क्षति पहुंचेगी वो ऐसी होगी कि इरिवर्सिबल किस्म की होगी। तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर श्रद्धा होना
इस मात्रा में हिंदू है हमारे देश में तो बहुत अच्छी बात है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर खास तौर से आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाले, जी, दो समुदाय के बीच जो घृणा और हिंसा को उकसाना, और ये तो एक मिसाल है, और भी बहुत सी मिसाल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। तो आज आम हिंदू क्या कह रहा है? आम हिंदू कह रहा है कि आप अगर हिंदू धर्म के सही मूल्यों के लिए खड़े होते हैं और हिंदू धर्म के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमको बात समझ आती है। अगर आप हमारे बच्चों के भविष्य को ही आज खतरे में डाल दें, क्योंकि जिस देश में इस तरह की अस्थिरता है, इस तरह की घृणा है, इस तरह का द्वेष है, इस तरह का अलगाव है, उसमें आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अ, वह एक प- एक बेसिक पवन जी, सवाल है कि क्या ये महज चुनाव के लिए किया जा रहा है या इसका कुछ और दीर्घकालीन उद्देश्य भी है? देखिए, दो इसमें उद्देश्य हैं, और जहां तक, क्योंकि मैं किसी से ऐसा नहीं है जिनसे कि मैं संवाद नहीं कर सकता, आरएसएस से भी किया है मेरी, बल्कि एक पुस्तक जिसका आपने जिक्र किया, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, तो आरएसएस के बहुत बड़े एक बार मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, वो मेरे मित्र भी हैं, दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि पवन जी, आप की किताब मैंने अक्षरशः पढ़ी, और इस पन्ने तक, इस पेज तक जो आप कहते हैं वो तो हम भी कहते हैं, उसके बाद जिस तरह की आप हमारी कुछ तबकों की संघ परिवार में आलोचना करते हैं, उससे मुझे अफसोस, उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने कहा साहब, उस पर तो आपको खुद तवज्जो देनी चाहिए कि मैंने ये सब बातों को समझते हुए क्यों ये आलोचना की। तो दूसरा क्या हुआ है मेरे समझ से आशुतोष जी, कि बीजेपी और आरएसएस का एक लक्ष्य था, वो था हिंदू राष्ट्र। जी, उसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, वो उसमें माहिर भी हैं, वो सावरकर के हिंदू राष्ट्र को आज बदल के उसका एक दूसरे तरह का विश्लेषण कर सकते हैं, पर जिसमें हिंदू समुदाय सबसे प्रमुख हो, अगर हम इसको एक परिभाषा मान के चले, तो ये बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने सोच समझ के, जानबूझ करके अपने ही संघ परिवार में जिन तबकों को आज सक्षम कर दिया है, जी, वो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, वो असल विषय है क्या वो नहीं जानते, वो हिंसा जानते हैं और वो इशारों पर नाचते हैं, जिससे बीजेपी का कुछ फायदा तो होता है, और इसलिए बीजेपी एक एम्बिग्विटी की रणनीति अपनाती है। अगर ज्यादा हो जाए तो आलोचना कर दो, अगर ना हो ज्यादा तो उससे फायदा, राजनीतिक फायदा बटोर लो। ये देखिए, ये एम्बिग्विटी बहुत है। अगर आप आज भोपाल में, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला रहे, जी, केवल इस आधार पर कि शायद यहां से एक पथराव हुआ है, तो ना तो कानून है ना संविधान है, ये देश कहां जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां जा रहा है। तो इन सवालों पर बीजेपी ऐसे अपने ही अंदर, मैं उसका नाम भी ले सकता हूं, बजरंग दल जैसे, उसके जो मेंबरान है, वो भोपाल में एक फिल्म स्टूडियो में घुसकर उसको तोड़ दे। तहस नहस कर सकते हैं, लोगों को पीट सकते हैं। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई आकर के संघ परिवार से अपने को जोड़ते हुए ये कह सकता है कि मुसलमानों का इस देश में, जहां सब नागरिक बराबर हैं, जेनोसाइड कर दीजिए,
और बेल उसको मिल जाती है, और बेल के निकलने के बाद कहते हैं कि हिंदुओं को हथियार लेकर के मुसलमानों को मारना चाहिए, और बेल कैंसिल नहीं होती, और जुडिशरी चुपचाप देख रही है। तो किस तरह से ये माहौल बगड़ा। और मैं एक बात बार बार दोहराना चाहता हूं जी। इस तरह की नीति, रणनीति और राजनीति वो हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू कभी नहीं चाहते कि उनके धर्म को उसके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे पहुंचा दिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसके सामने वो मत्था टेकते श्रद्धा से, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाए, लक्ष्मण को यह समझाते हुए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा धर्म जहां पे एक महावाक्य है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, उदार चरितारम वसुदैव कुटुंबकम। ये धर्म है। हिंदू धर्म एक एब्राहमिक फेथ नहीं है, एक तालिबानी फेथ नहीं बन सकता, एक वहाबी सोच का धर्म नहीं बन सकता। उसको तोड़ मरोड़ कर, नीचे गिरा करके, कुछ लोगों के घृणा, अंध घृणा और द्वेष से जोड़ करके जो आप क्षति हिंदू धर्म को पहुंचा रहे हैं, उससे आज हिंदू शर्मिंदा है। मैं साफ साफ खोल के कहता हूं आपसे। और कोई हिंदू नहीं चाहता कि इनके तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस देश के आर्थिक विकास और प्रगति का भविष्य वो खतरे में आ जाए। तो ये जो राजनीति चल रही है आज हमारे लिए बहुत घातक है। इस पर बहुत संजीदा होकर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम किस जगह जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। पवन जी, आपने कहा कि हिंदू शर्मिंदा है, हिंदू अब्राहमिक धर्म जैसा नहीं है। आपने भगवान राम का जिक्र किया, लेकिन देखने में आ रहा है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिल रहा, और उत्तर भारत में तो कहीं कहीं 50% से ज्यादा वोट मिल रहा। इसका मतलब यह है कि हिंदू आज बीजेपी और आरएसएस की सोच के साथ जुड़ गया है और वैसा ही सोच रहा है जैसा वो चाहते हैं सोचने के लिए। अगर ये होता तब तो कोई उम्मीद ही नहीं छूटती आशुतोष जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव, मैं एक पार्टी प्रवक्ता की तरह तो बात कर ही नहीं रहा हूं आपसे, मैं एक चिंतक, एक लेखक, एक मित्र के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी ने सरासर चुनाव, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ये देख सकता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव पोलराइजेशन के आधार पर किया, हिंदू बनाम मुसलमान। कितने करोड़, हजार करोड़ खर्चे किए बीजेपी ने, वो भी आप शायद जानते हैं या लोग जानते हैं या समझ सकते हैं। तीसरा टर्म था ममता बनर्जी का, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। उनका वोट परसेंटेज 44% से बढ़ के 49% हो गया। अगर हिंदू सब इसी नैरेटिव में आ जाते, यानी बीजेपी को हिंदू होने के कारण ही समर्थन करना है जी, तो वोट कहां से आते। असल में मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा देश में ये है कि इस तरह की ओछी खतरनाक राजनीति के खिलाफ विपक्ष ने अब तक एक कारगर रिस्पॉन्स नहीं बनाया है और अपनी नैरेटिव नहीं खड़ी करी। उत्तर प्रदेश की अगर आप मिसाल लें, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं अखिलेश जी अच्छे लीडर हैं जी, और मेरे एक तरह से अनुज भी हैं, और उनके प्रयास अपनी तरफ से पूरा था। पर अगर आप चुनाव को एक करेक्ट, सिर्फ आलोचना से चुनाव नहीं जीता जा सकता, आपको एक अपनी नैरेटिव भी बतानी पड़ती कि हम अगर आए तो हम आपके लिए क्या करें, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव का कुछ हद तक एक रणनीति की भी एक्सरसाइज है। सोशल कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बनाया, यादव आपके साथ है, हो सकता है मुसलमान आपके साथ,
उसके बनाम बीजेपी के साथ क्या क्या सोशल तबके साथ है, तो इसका भी असर चुनाव पे होता है। अगर एक कारगर ऑपोजिशन होता, एक अच्छी नैरेटिव बनाई जाती, जैसे पश्चिम बंगाल ने हमें दिखाया है, और भी प्रदेश है जहां आप देख सकते हैं इस बात, और जिसकी जरूरत अब राष्ट्रीय स्तर पर है। एक विपक्ष के अभाव ने बीजेपी को ये समझा दिया है कि ऐसी रणनीति से, जिसमें चाहे देश तबाह तो हो जाए, अगला चुनाव हम जीत सकते हैं। ये सत्य नहीं है। ये सत्य तब तक ही है जब तक एक सुलझा हुआ, सेन, संतुलित विपक्ष एक पॉजिटिव नैरेटिव को लेकर के, एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट के साथ, बीजेपी का किसी कटुता से नहीं, हिंसा से नहीं, घृणा से नहीं, द्वेष से नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से उसका सामना करे। और आप देख चुके हैं, मैंने एक मिसाल आपको दी और भी दे सकता हूं, बीजेपी का आप मुकाबला कर सकते हैं। आपने कहा बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, क्या कारण है कि विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने में असफल है? क्या इसका कारण यह है कि राजनीतिक समझ नहीं है? क्या इसका कारण यह है कि तमाम राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिद्वंदिता है? क्या इसका कारण यह है कि उस तरीके के आज लोग नहीं हैं जिनकी एक अखिल भारतीय दृष्टि हो, जैसे 1986-87 में या 1967 में राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, ज्योति बासु, हरकिशन सिंह सुरजीत, एन.टी. रामाराव जैसे लोग थे, जिन्होंने सारे विपक्ष को इकट्ठा किया और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को एक तरीके झुकाने का काम किया। आज क्या कारण है कि वो विपक्ष तो मेरा सवाल यह है कि जो जिस संकट की ओर आप इशारा कर रहे हैं, इस संकट की पहचान सबसे पहले तो विपक्ष को होनी चाहिए। वो क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा? क्या संकट पहचान नहीं पा रहा वो? मुझको ऐसा लगता है आशुतोष जी की विपक्ष आखिरकार समझ रहा है कि एक देशव्यापी विकल्प इस तरह की राजनीति को देना जरूरी है। जब मैं देशव्यापी कहता हूं, मैं समझता हूं कि एक या दो या तीन या चार चेहरे होना जरूरी है। एक जमीन से जुड़ी हुई सुनियोजित राजनीति करने का ढंग जरूरी है, और एक नैरेटिव जरूरी है। अब इस समय मैं समझता हूं इन तीनों ही चीज का अपने कुछ प्रदेशों से हटकर अगर आप एक राष्ट्रीय नजरिया लें तो इसका अभाव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, आज भी बीजेपी 2 बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बावजूद 49% देश पर ही राज करती है। साउथ ऑफ इंडिया बीजेपी का है। ये एक मसला है जिस पर हमें गौर करना जरूरी है। आज भी अगर आप इन प्रदेशों को लीजिए, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, 200 से ऊपर सीटें हैं। 2 बार पूरी बहुमत के साथ देश पर लोकतांत्रिक ढंग से जीतने के बावजूद बीजेपी की इन 200 सीटों में से 54 से ज्यादा सीटें नहीं है। उस बीजेपी का सामना करना जरूरी उन प्रदेशों में है। कोई 250, 275 ऐसी सीटों पर है जिस पर उनका सीधा सीधा विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है। मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मैं किसी लीडर की बुराई करना चाहता, मैं आपको एक इलेक्टोरल सत्य बता रहा हूं। उस 275 सीटों पर आंकड़ों के मुताबिक, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 96% है। तो कोई 225 सीट या 250 सीट तो वो वहीं जीत लेती है। वहां मैं आपको कह रहा हूं, नॉर्थ और वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम इलाका जो देश का है, जिसको अलग ढंग से हिंदी हार्ड बेल्ट या नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, वहां पर एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है।
उसमें तालमेल अलग अलग विपक्षी पार्टियों के साथ हो सकती है। बीजेपी के कितने अलायंस आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये ये एक सुनियोजित रिस्पॉन्स होगा बीजेपी की इलेक्टोरल मशीन को, क्योंकि आज अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया। जिस तरह की अस्थिरता अब देश में आ गई है धर्म के दुरुपयोग से, और उसके कारण से जो परिणाम हमको दिख रहे हैं कि होंगे, वो केवल धर्म से नहीं जुड़े। उनका आर्थिक असर होगा, उनका कानून पे असर होगा, उनका व्यक्तिगत फ्रीडम पर असर होगा, उनका संविधान पर असर होगा। तो इन चीजों को समझते हुए, जो प्रॉब्लम है उसको समझते हुए, अगर विपक्ष अपने को फिर से सचेत होकर के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करे, तो ऐसा ना समझे आप ये हिंदू है ही नहीं जिहादी। बीजेपी का जो मसला है, मैं हमारे सर्वे बताते हैं आशुतोष जी, मैं टीएमसी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको एज अ कंसर्न सिटीजन बात कर रहा हूं। जी। सर्वे बताते हैं कि उस समय जबकि मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है, यानी समझ लीजिए गोधरा के बाद, समझ लीजिए बाबरी मस्जिद के बाद, समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुए जिसमें पोलराइजेशन बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र था बीजेपी के हाथ, उसके उन इन तीनों समय और ऐसे समय जहां पे पोलराइजेशन पीक पे होता है, तब भी सर्वे दिखाते हैं कि 50% लगभग से ज्यादा हिंदू के ही तरह अपना वोट नहीं देते। यानी 50% आज भी इस पोलराइजेशन की पृष्ठभूमि में भी नागरिक की तरह वोट देते हैं। तो हिंदू जिहादी नहीं है। हिंदू धर्म को अगर आप अपने लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए और उन लोग के हाथ में दे दीजिए जिनको एक कमरे में अगर आप 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए और ये कहिए कि 2 पन्ने लिख दो हिंदू धर्म के क्या बुनियादी मूल्य है, तो वो फेल हो जाएंगे। उनके हाथों में दे दीजिए और ये समझिए कि हिंदू ही बदल गए हैं इस देश में, हिंदू वहाबी हो गए, हिंदू जिहादी हो गए, या हिंदू धर्म अब हिंदू धर्म नहीं रहा। वो सनातन क्यों रहा है इसको समझने की लोग कोशिश नहीं कर रहे। बट पवन जी एक दिक्कत आज की रहा है क्योंकि वो जिहादी नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, परंतु इस तरह से नहीं जिसमें केवल घृणा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान हो जाए। बट पवन जी जो बात आप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आज की तारीख में दुर्भाग्य से यति नरसिंहानंद जैसे लोग हिंदू धर्म की पहचान बन गए हैं, या मस्जिद के बाहर एक भगवाधारी मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात करता है। जो हमारा जो संविधान कहता है उसके हिसाब से इन लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जब बहुत दबाव पड़ता है तब कार्रवाई होती है। तो क्या यह माना जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है आज की तारीख में, उसने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है? वो ब्यूरोक्रेसी खरगोन में अगर आप देखें तो वो पहचान वो उसने तय कर दिया कि ये दंगाई है और उसको अदालत जाने की जरूरत नहीं, उसका घर डिमोलिश कर देते हैं। आशुतोष जी आप ब्यूरोक्रेसी की बात ही ना करिए। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक लिटमस पेपर। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप छोड़ दें, ब्यूरोक्रेसी एज अ होल इज लाइक लिटमस पेपर, इट टेक्स ऑन द कलर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है? सरकार बदलेगी तो वो पवन जी आपके जमाने में, मैं सॉरी मैं आपको बहुत बुजुर्ग नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, टॉप पोजीशन पे थे, वो कह सकते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, और वो उसके लिए नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार होते। आज ऐसा क्यों है कि आपको मालूम है कि अगला आदमी जो है वो इनोसेंट है, फिर भी आप कानून का उल्लंघन हो रहा है और आप उसका पालन कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यति नरसिंहानंद की, अदालत बेल दे देती है। जिसके लड़के ने लखीमपुर खीरी का कांड किया उसको बेल मिल जाती है,
और एक लड़का सिद्दीक कप्पन पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी जिसको देश संभालने की जरूरत है वो पूरी तरीके से सरेंडर कर गए। आशुतोष जी, ब्यूरोक्रेसी क्यों इस हालात तक पहुंची है, ये एक लंबा सवाल। उसमें जिस तरह के राजनीतिक लीडर हैं वो भी बदल गए हैं पुराने जमाने के मुकाबले में, और ब्यूरोक्रेट्स भी बदल गए। मेरे फादर, जैसे मैं आपको एक मिसाल, वो आईसीएस में थे, आईएएस के पहले जो एक प्रशासनिक सेवा थी। उस जमाने में जो चीफ मिनिस्टर भी होते थे राजनीतिक, वो एक सही ब्यूरोक्रेट की आपको पहचानने में सही रहते थे। अगर सत्य भी सुनना पड़े तो सुनने को तैयार। अब ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक कैलिबर यानी गुणवत्ता बदल गई, और साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स बदल गए। वो भी आप समझते हैं कि अगर कोई और रास्ता नहीं है तो समझौता कर लो, एक साथ देश को चलाओ, हम भी कुछ राजनीतिक लीडरान भी। तो ये लंबा एक अलग सवाल है। पर न्यायपालिका की जहां बात, मैं एक प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरा 70 साल देखें या देश की आजादी के बाद, ऐसे बहुत से क्षण आए हैं जब न्यायपालिका लोकतंत्र के साथ खड़ी रही है, समझ लीजिए कि संविधान के मूल्यों के साथ। पर आज मैं उदासीन हूं न्यायपालिका से, क्योंकि सुओ मोटो एक्शन जहां लेना चाहिए, न्यायपालिका को खुद सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है, नोटिस इशू करनी चाहिए। धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी, उसका फिर से आयोजन हो रहा है हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि वहां कैसे भाषण हुए हैं, यह बात आपके सामने आई सर्वोच्च न्यायालय, पर उन्होंने ये रोका नहीं किया इसको फिर से आयोजन ना हो। ये चीजें से मुझे अचरज होता है, क्योंकि देखिए, जब देश को एक की हानि हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि होगी, तो आज बुलडोजर कहीं और चल रहा होगा, कल कोई ऐसा द्वार या गेट नहीं बचेगा जहां बुलडोजर ना आ जाए। आप कहां कहां कौन कौन कब तक छुपेगा? अगर आपने एक बार कह दिया कि कानून और संविधान एक तरफ हो जाए और हम जो करना चाहते हैं जब चाहे करना चाहें और बुलडोजर चला देंगे, तो देश में किस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। जुडिशरी के बारे में आपने कहा, लेकिन जुडिशरी को तो ये देखा गया कि जब जुडिशरी बहुत कमजोर है इस देश की, जब प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होते हैं तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एकदम दंडवत हो जाता है। इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के पहले भी दंडवत हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पावरफुल, उनके सामने भी दंडवत वाली स्थिति में। हम क्यों जुडिशरी का इतना गुणगान करते हैं? मैं दंडवत न भी कहूं, पर नहीं सर, मैं इसलिए माफ करिएगा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल यूं कर रहा हूं क्योंकि धारा 370 को लेके कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई तक करने के तैयार नहीं है। क्यों ना माना जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है, उसके जजेस भी डरे हुए हैं। वो उन मामलों में तो अब तो हीरोइज्म दिखाते हैं जहां सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जहां सरकार का सीधे इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका स्टेक होता है, वो फैसले नहीं देते। मैं इसीलिए कहता हूं आशुतोष जी कि बार बार मैं उस बात पे आता हूं कि जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस एक लोकतंत्र में नहीं, जब तक कुछ लोगों में ऐसी समझ होगी कि बीजेपी को हराया ही नहीं जा सकता, ये गलत सोच है, पर कुछ लोगों के मन में अगर ये बात बैठती चली जाए, या विपक्ष है ही नहीं, या जो भी कुछ विपक्ष है वो सक्षम है ही नहीं, तो फिर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रीढ़ की हड्डी गायब होने लगती है। और मैं इसका मिसाल आपके और हमारे जो सोशल बैकग्राउंड उससे देता हूं। जब इमरजेंसी आई, सबसे पहले मध्य वर्ग झुका। वो तो लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक
उसको नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई एक पुरजोर ढंग से लड़ सकता है। तो पावर के साथ लोगों का झुकाव जरूर हो जाए, पर जहां तक सुप्रीम कोर्ट जजेस है, हाई कोर्ट जजेस है, उनको आज समझना पड़ेगा कि देश उनकी तरफ देख रहा है कि जब चुनौती का वक्त था और सही निर्णय लेने की जरूरत थी, जो संविधान की सुरक्षा कर सके, एक इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो फ्रीडम है उसके लिए लड़ सके, कानून के लिए लड़ सके, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए लड़ सके। अगर न्यायपालिका ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो इतिहास उन पर उंगली उठाएगा, क्योंकि समय ऐसा आ गया है जब सबको इस खतरे के साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। तो सिविल सोसाइटी और मैं ये बात एक चीज आशुतोष में ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब भी ऐसा प्रकरण चलता है, एक हेट स्पीच या भड़काऊ स्टेटमेंट, मान लीजिए एक यति नरसिंह दास ने, तो उसकी प्रतिक्रिया से हो सकता है किसी और समुदाय से, मुसलमान समुदाय से, फिर एक भड़काऊ स्टेटमेंट आता है और ये बढ़ता चला जाता है। एक्शन, रिएक्शन एंड द स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल। और कुछ लोग चाहते हैं, और यही खतरे की बात है, कि ये हो, चुनाव जीते जाए, देश में बंटवारा होता जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में सिविल वॉर की स्थिति बनती जाए, पर चुनाव न हारे जाए। हिंदू समुदाय के लोग कभी भी दो चीजें याद रखिए आशुतोष, और इस पर आप अटल विश्वास रखिए, अपने धर्म के साथ तात्कालिक राजनीति के लिए उसका डिवैल्यूएशन, यानी उसको तिरस्कृत नहीं होने, अपने धर्म के, ये सनातन धर्म। और दूसरे, हिंदू समुदाय भी और समुदाय के लोग भी, सब नागरिक अब सचेत हो गए हैं कि देश में पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के पर प्रहार हो रहा है। वो लड़ेंगे, मुझे इस देश में अटल विश्वास है। मोहन जी, आपको तो विश्वास है, लेकिन मुझे शायद उतना विश्वास नहीं है। आप शायद उतने आशावादी, मैं शायद उतना आशावादी नहीं हूं आज की तारीख, क्योंकि जो माहौल मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूं उसमें जिस तरीके की नफरत है और पढ़े लिखे लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत तकलीफ देने वाली बात है। ये मेरा मुल्क तो नहीं था ऐसा, और हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से बातचीत तो बहुत लंबी हो सकती थी, और भी मैं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि जूम टेक्नोलॉजी की एक सीमा है, इसको हम 35 मिनट से ज्यादा नहीं खींच सकते, इसलिए बातचीत खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आपसे फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो तुलसी को भी समझते हैं और गालिब को भी समझते हैं, जो भारत के शंकराचार्य को भी समझते हैं, और साथ साथ चाणक्य के बारे में भी बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे बात करना हमेशा एक आनंद का विषय भी है और ज्ञानवर्धन का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।